हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स स्टडी सॉल्यूशन। आज हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट वीडियो में हमने किया था कंपनी लॉ का बेसिक, मेंबरशिप ऑफ द कंपनी चैप्टर है उसका, मेंबरशिप इन कंपनीज के अंदर हमने किया था मेंबरशिप कैसी होती है, क्या क्या डिफरेंस होते हैं मेंबरशिप मेंबर और शेयर होल्डर में। एंड उसके बाद हमने कुछ किए थे, कौन मेंबर बन सकता है, कैसे उसका क्या उसका प्रोसीजर है, एंड टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप का क्या है, टर्मिनेट कैसे किया जा सकता है। तो आज हम करते हैं नेक्स्ट राइट ऑफ मेंबर्स, यानी कि आज हम करेंगे राइट एंड ड्यूटीज ऑफ मेंबर्स। राइट्स क्या है, एक मेंबर के, जो कंपनी का एक मेंबर होता है, एक पर्सन जिसने कंपनी के शेयर परचेज किए हैं, ठीक है, उसने शेयर परचेज किए हैं, उसका नाम रजिस्टर में डाला गया, उसने रिटर्न में चीजें दी हैं, तो ये क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है शेयर होल्डर के कंपनी के बीच में, एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जिसने शेयर परचेज किया उसका एक क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो उसमें उसके में क्या होगा कि इसका जो कंपनी का मेंबर है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत एज ए मेंबर उस पर्सन के कुछ एक राइट्स भी हैं, उसको राइट भी हैं। तो उसके अंदर पहला क्या है कि स्टैट्यूटरी राइट्स, यानी कि जो लीगली उसके पास क्या क्या अधिकार हैं, जहाँ पे वो कहीं ना कहीं लॉफुली, उसको हम कह सकते हैं कि वो लीगली कोई भी हेल्प ले सकता है। कुछ एक कंपनी के जो प्रोविजंस बने हुए हैं ना, कि कंपनी का जो एक्ट है उसके अंदर प्रोविजन बने हुए हैं कि एक मेंबर को ये राइट्स हैं, ठीक है, और ये राइट है, इसको मतलब कोई भी ये मेंबर्स के राइट को कोई डिनाई नहीं कर सकता। और ये मतलब ऐसे राइट्स हैं जो कंपनी एक्ट के प्रोविजन के अंदर है। तो वहां पे ये मैटर नहीं करता कि आपका आर्टिकल क्या कहता है और आपका मेमोरेंडम क्या कहता है, उसमें चीजें हैं कि नहीं है। अगर आप कहो कि तो इनके क्या क्या राइट्स थे, तो राइट है मेमोरेंडम में थे ही नहीं, तो यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता कि आपके आर्टिकल मेमोरेंडम में है कि नहीं, क्योंकि कंपनी का जो एक्ट है उस प्रोविजन के अंदर ये चीजें आती हैं कि ये मेंबर्स को क्या है, इसके राइट्स हैं। तो पहला इसके अंदर क्या है, इंडिविजुअल राइट ऑफ मेंबर। इंडिविजुअल राइट ऑफ मेंबर की एक इंडिविजुअली एक अकेला पर्सन, जैसे कि कंपनी के अंदर बहुत सारे पर्सन हैं, तो इंडिविजुअली सबके पास क्या क्या अधिकार है, इंडिविजुअली क्या क्या राइट्स हैं उनके पास, वो हम बात करते हैं यहाँ पे। उस मेंबर्स के पास, एक मेंबर होने के नाते उसके पास क्या क्या अधिकार हैं, तो वो अधिकार इस प्रकार है। राइट टू ट्रांसफर शेयर, इसके अंदर क्या होता है कि कंपनी के मेंबर के पास ये पूरा अधिकार है कि वो अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है, मतलब वो किसी से भी रिसीव कर सकता है, जिससे चाहे उसको ट्रांसफर कर सकता है, कोई ट्रांसफर करने वाला हो तो उसके पास पूरा अधिकार है। राइट टू इंस्पेक्ट सर्टेन बुक्स, कुछ एक बुक्स हैं जिनकी वो इंस्पेक्शन यानी कि वो चेकिंग कर सकता है, कहीं ना कहीं तो हम डिटेल वो ले सकता है पर्सन, उसे एवरी मेंबर के पास ये राइट होता है। लाइकवाइज कि वो रजिस्टर को चेक कर सकता है, इंडेक्स को कर सकता है, ठीक है, रिटर्न्स हो गया, कॉपी कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफिकेट है, उनकी भी ले सकता है। लाइकवाइज कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट रजिस्टर है, ठीक है, उसके अंदर मतलब शेयर होल्डर का, डिबेंचर होल्डर का, तो इस तरह की कुछ एक कॉपीज है, उसको क्या ये इंस्पेक्ट कर सकता है, चेकआउट कर सकता है, मेंबर के पास ये अधिकार होते हैं। नेक्स्ट है राइट टू ऑब्टेन कॉपीज। इन जो सर्टिफिकेट्स हैं, एक पर्सन के पास ये भी अधिकार है कि कुछ एक सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स की वो कॉपी भी मांग सकता है, उसकी जेरॉक्स कॉपी भी ले सकता है। एवरी मेंबर हैज द राइट टू रिसीव ए स्टैट्यूटरी रिपोर्ट ऑफ द कंपनी एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द कंपनी जनरल मीटिंग, यानी कि वो जनरल कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है ना, उससे 21 डे पहले वो इस कॉपीज है वो डिमांड कर सकता है। कंपनी की जो चीज़ें हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स है उसकी, कि मुझे इसकी डिटेल है वो चाहिए, उसकी कॉपी की डिमांड कर सकता है। राइट टू प्रीएम्पशन, इसके अंदर क्या आता है, राइट टू प्रीएम्पशन के अंदर कि कोई कंपनी है वो पूरी प्रोग्रेस कर रही है एंड वो वहां पे चाहती है कि उसकी शेयर कैपिटल बढ़ाना चाहती है, ठीक है, तो कंपनी की जो शेयर कैपिटल है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उस कंपनी की जो शेयर कैपिटल यूज करती है, ठीक है, तो वो कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को बढ़ाना चाहती है, उसकी सब्सक्राइब अमाउंट है उसको बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे वो क्या करेंगे, शेयर्स को अलॉट करेंगे मेंबर्स को। तो यहाँ पे मेंबर होने के नाते पहला अधिकार ये ले इनके पास होता है, ठीक है, भी कंपनी इनसे भी पूछे कि भी हम आपने शेयर परचेज करने जितने इन्होंने करने, ठीक है, उसके बाद बाकी नए लोगों को वहाँ पे इन्वाइट किया जाए, तो उनके पास इस चीज़ का भी पूरा अधिकार है। इनके पास प्राइड राइट टू एक्वायर शेयर, इनके पास पहला अधिकार है उन शेयर्स को, अगर ये चाहें तो परचेज करें, अगर अदरवाइज ये उसके लिए मना भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइट रिगार्डिंग मीटिंग्स, मीटिंग के रिगार्डिंग भी ऑल द राइट विद रिस्पेक्ट टू द कंपनीज मीटिंग आर द राइट ऑफ एवरी मेंबर्स। लाइकवाइज के कंपनी की मीटिंग को अटेंड करना, ठीक है, कंपनी की मीटिंग का नोटिस रिसीव करना कि भाई इस टाइम में इस तरह के हैं। मीटिंग के अंदर को सारे डिसीजन लिए जाते हैं, जो कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें डिसीजन, मेजर डिसीजन है वो लिए जाते हैं, तो वो एक वोटिंग के
तौर पे होते हैं कि वहाँ पे लोगों से वोटिंग करवाई जाती है, तो वहाँ पे इसकी पर्सन के पास राइट होता है कि उसको वोट भी कर सकता है। ठीक है, राइट टू प्रपोज रेजोल्यूशन का भी किस तरह का रेजोल्यूशन हमें पास करवाना है वो भी हम वहाँ पे आगे दे सकता है। ये भी राइट है एक मीटिंग के अंदर एक मेंबर के पास, इंडिविजुअल राइट है, एक इंडिविजुअल पर्सन ऐसा कर सकता है। नेक्स्ट है राइट टू नॉमिनेट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ये भी अधिकार है, सेक्शन 139 क्या कहता है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कि अगर कंपनी ऑडिटर को नहीं अपॉइंट करती है, ठीक है, जनरल मीटिंग में या ऐसे में, तो यहाँ पे जो कंपनी के मेंबर्स हैं ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील कर सकते हैं कि भी हमारी कंपनी में वो ऑडिटर को नॉमिनेट किया जाए, अपॉइंट किया जाए। वैसे जनरल मीटिंग में कंपनी है वो अपॉइंट करती है ऑडिटर को, बट अगर कई बार वो ना कर रहे तो मेंबर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करके इनके पास अधिकार होता है कि ऑडिटर को नॉमिनेट करवा। नेक्स्ट है राइट टू अप्लाई फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। ये जो लिक्विडेटर है ये ऑन द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप होता है ना, कंपनी जब वाउंड अप होती है, जब कंपनी बंद होती है, तो वहाँ पे एक लिक्विडेटर होता है, एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है जिसको हम लिक्विडेटर कहते हैं। वो क्या करता है, कंपनी की सारी ट्रांजेक्शन्स को देखता है, ठीक है, क्रेडिटर कितने से कितने हैं, कितनी टोटल अमाउंट बची हुई है, अगर अमाउंट कम रहती है, क्रेडिटर ज़्यादा हैं तो जितने शेयर होल्डर हैं उसको उनसे अमाउंट को लेके आना, अदरवाइज अकॉर्डिंग टू शेयर होल्डर को डिवाइड करना, यानी कि सारा का सारा लेखा जोखा कहीं ना कहीं ये पर्सन करता है। तो ये कई बार कंपनी अगर ना अपॉइंट करे तो मेंबर्स के पास अधिकार है कि वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है जो कंपनीज का, उसको अपील कर सकते हैं कि एक ऑफिशियल लिक्विडेटर है वो कंपनी में अपॉइंट किया जाए। ये वो पर्सन होगा जो सारे के सारे बाद के काम करेगा। कंपनी को जब वाउंड अप होती है तो सारी चीज़ों को वो क्या, अगर ज़्यादा अमाउंट है तो वो शेयर होल्डर में डिवाइड करना, अगर नहीं है तो उनसे मंगवाना, इस तरह के सारे काम ये करता है, तो उसको अपॉइंट करवाने का भी इनके पास पूरा अधिकार है। नेक्स्ट है राइट ऑफ अप्लीकेशन टू नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है उसके पास शेयर सर्टिफिकेट आर नॉट बीइंग इशूड और रिन्यूड। अगर मतलब क्या होता है, मेंबर्स का कंपनी है उसने शेयर जो सर्टिफिकेट है उसको इशू नहीं किया या उसको रिन्यू नहीं किया, ठीक है, या कोई रजिस्टर में अल्टरेशन की ज़रूरत थी, कोई अल्टर करना था वो अल्टरेशन नहीं किया वहाँ पे, या कहीं ना कहीं ये लगा लो कि जो लोग अपने अधिकारों का मिसयूज कर रहे हैं, ठीक है, कि वो अपने अधिकारों का मिसयूज कर रहे हैं मेंबर्स से, तो वहाँ पे अगर मेंबर्स को लगता है कि यहाँ पे प्रॉपरली यूज़ नहीं हो रहा है, जो अथॉरिटी इन लोगों को मिली है उसका ये लोग मिसयूज कर रहे हैं, तो उस केस में वो क्या करेंगे, नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल से अपील करेंगे इसके रिगार्डिंग। वो मतलब कहीं ना कहीं इसके बारे में इसकी शिकायत भी कर सकते हैं, इसके भी इसका मिसयूज हो रहा है तो उसके अगेंस्ट वो एक्शन लें, इस चीज़ के लिए भी वहाँ पे अपील कर सकते हैं। ये तो थे एक इंडिविजुअल के राइट, अकेला मेंबर क्या क्या कर सकता है, ठीक है। अब इनके क्या है कोलेक्टिव राइट्स ऑफ मेंबर, यानी कि ये लोग मिलके, ठीक है, ग्रुप में जो सारे बैठ कर डिसीजन कहते हैं वो तो एक कोई भी इंडिविजुअल पर्सन कर सकते हैं, ठीक है। अब ग्रुप की बात आ रही है, राइट, इसमें मेंबर्स हैं मतलब जो कलेक्टिवली डिसीजन लेंगे, एक सिंपल मेजोरिटी कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि कोई भी बात हमने रखी तो जितने लोग मीटिंग में बैठे हैं उनके मेजोरिटी देखते हैं कि कितने लोग इस चीज़ के लिए एग्री हैं। अगर मतलब जिस साइड मेजोरिटी होती है उस डिसीजन को पास कर दिया जाता है वोटिंग राइट के हिसाब से। तो कोलेक्टिव राइट्स होते हैं उनके अंदर के मेजोरिटी के अंदर है, तो उसमें कुछ एक कंडीशंस हैं। इसको मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहला कैटेगरी क्या है, राइट्स इनफोर्सेबल बाई सिंपल मेजोरिटी। इसमें क्या होता है कि एक सिंपल मेजोरिटी के अकॉर्डिंग ये राइट क्या होते हैं कि एक सिंपल कोई भी रेजोल्यूशन है, यानी कि कंपनी ने कुछ भी आगे करना है कुछ चीज़ के लिए, लाइक वाइज की कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट करना है, या कंपनी को कोई अपने शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना है, या कोई थोड़ा बहुत कहीं चेंज करना है कंपनी ने, या कुछ और नया लेके आना है, कहीं फर्दर कोई बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है, तो इस तरह के मुद्दे हैं वो कंपनी क्या करती है जनरल मीटिंग में रखती है। तो वहाँ पे लोगों की मेजोरिटी ले गए आते हैं, वहाँ पे लोगों से वोटिंग राइट होती है कि इसके अंदर कंपनी क्या करे और कैसे करे। तो जो लोग फिर सारे लोग वोटिंग करते हैं, और जहाँ पे मेजोरिटी होती है वोटिंग की, इसके इतनी मेजोरिटी लाइक वाइज वहाँ पे 100% अवेलेबल है, जिस साइड 51 लोग होंगे वो पास हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मोर देन 51 भी कहने का मतलब कि जहाँ पे मेजोरिटी होगी उसको क्या रेजोल्यूशन को पास कर दिया जाएगा, यानी कि एक प्रस्ताव है जो कंपनी के मीटिंग में रखा जाता है, तो वहाँ पे क्या सिंपल मेजोरिटी के थ्रू। दूसरा पार्ट इसका क्या है, राइट इनफोर्सेबल बाय डिफाइंड मेजोरिटी। इसमें क्या है कि एक स्पेशल रेजोल्यूशन है, लाइक वाइज की एक मतलब कोई जो बड़े बड़े अहम मुद्दे होते हैं ना,
डेफिनेट एक मेजोरिटी के हिसाब से देखते हैं, तो उनके ऊपर जैसे कि कंपनी के मेमोरेंडम में कोई अल्टर करना है, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई अल्टर करना है, शेयर कैपिटल में अल्टर करना है, कंपनी वाउंड अप करनी है, वाउंड अप होने जा रही है, या कंपनी के जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसमें कोई क्या अल्टर करना है, तो इस तरह के डिसीजन है वो एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है उसके लिए स्पेशली, तो उसके वो तरह के डिसीजन है वो इसके अंदर लिए जाते हैं। तो यहाँ पे उनके ना कलेक्टिव राइट्स हैं, अकेले मेंबर्स का नहीं होता, यहाँ पे ग्रुप की बात होती है कि पूरे ग्रुप के पास अधिकार है, ये सारे ग्रुप मिलकर डिसीजन लेगा क्योंकि मेजोरिटी के अकॉर्डिंग डिसीजन है वो लिया जाएगा। नेक्स्ट आता है राइट ऑफ माइनॉरिटी मेंबर्स। ठीक है, एक तो बात करते हैं मेजोरिटी की, एक माइनॉरिटी मेंबर्स भी हैं। वैसे इसका ना पूरा का पूरा डिटेल आएगा आगे, बट इसमें क्या होता है कि वहाँ पे हम बहुत अच्छे से और डिटेल में करेंगे, लेकिन थोड़ा मैं आपको यहाँ बता दूँ मेजोरिटी ऑफ मेंबर, क्योंकि जब कंपनी की जो डिसीजन है, जैसे कि हमने ऊपर बात करी थी कि जहाँ पे 51 लोग होते हैं, जिस तरह से पलड़ा भारी है वो डिसीजन है वो हाँ में जाएगा, वो पास हो जाएगा। बट कई बार क्या होता है कि लोग मेजोरिटी में मिलके उसका मिसयूज भी तो कर सकते हैं ना, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो ले रहे हैं, अपने राइट वो डिसीजन ले सकते हैं कंपनी के बिहाफ पे, तो वहाँ पे माइनॉरिटी लोग हैं, मतलब उसकी वो मेंबर अगर ऐसा सोचते हैं कि भाई कहीं ना कहीं चीज़ें हैं वो मतलब गलत हैं, ये लोग अपनी मिसयूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी अथॉरिटीज़ का, तो उस केस में वो लोग क्या है कि नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल के पास या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपील कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग कि उसकी बात भी सुनी जाए। वो इसका पहले उनको प्रूफ करना पड़ता है कि जो मेजोरिटी है लोगों की वो कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट कर रही है या वो फ्रॉड कर रही है कंपनी के साथ। ठीक है, रिजल्ट है मतलब वो जो कंपनी के अफेयर्स हैं वो मेजोरिटी में आके तो मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कंपनी को नुकसान हो रहा है उसका, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं जो माइनॉरिटी लोग यानी कि जो कम लोग बचे हैं तो वो क्या इसकी अपील कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि वो लोग हैं ना, ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी तो फिर एक भी हो सकता है, या तो क्या होगा 100 मेंबर होने चाहिए, या फिर जितने मेंबर्स हैं कंपनी के अंदर उसका 10%। अगर कंपनी के अंदर 500 लोग काम करते हैं तो उसका 10% यानी कि 50 लोग उस माइनॉरिटी के अंदर होंगे, तब इसकी बात है वो सुनी जाएगी। तो ये होता है राइट टू माइनॉरिटी। माइनॉरिटी के पास भी राइट होते हैं, ऐसा नहीं कि मेजोरिटी में आके कुछ भी कर सकते हैं लोग, कुछ भी डिसीजन ले जहाँ मेजोरिटी वो पास हो जाएगा, नहीं, माइनॉरिटी लोगों के पास भी कुछ राइट्स हैं वो दिए गए हैं। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्री राइट। डॉक्यूमेंट्री राइट्स के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर राइट्स है राइट दैट आर ग्रांटेड टू द मेंबर बाय द मेमोरेंडम और आर्टिकल सेक्शन। लाइकवाइज क्या डॉक्यूमेंट्री डिविडेंड रिसीव करना, ठीक है, कंपनी की जो राइट है इनके पास, जब कंपनी वाउंड अप हो जाए तो जो प्रॉपर्टी कंपनी की बची है तो अपने शेयर के हिसाब से उसके अंदर भी हिस्सा लेना, तो ये राइट भी इनके पास है। जो डिविडेंड रिसीव करना, शेयर सर्टिफिकेट रिसीव करना, इस तरह के राइट भी होते हैं, बिल्कुल अपना हक वो ले सकते हैं। नेक्स्ट है लीगल राइट्स। लीगल राइट के अंदर क्या होता है राइट दैट लॉ ऑफ द लैंड ग्रांट द मेंबर ऑफ द कंपनी लाइकवाइज की ये लीगली राइट है। अगर इनको कहीं भी लगता है कि मिसमैनेजमेंट हो रहा है तो ये नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं, ये गवर्नमेंट को अपील कर सकते हैं, या किसी भी फ्रॉड की केस में कोर्ट केस में भी जा सकते हैं। इनके पास पूरा लीगली राइट होता है। तो ये थे मेंबर्स के राइट। जहाँ पे इंडिविजुअल राइट्स की बात करी हमने, कोलेक्टिवली भी कर सकते हैं, या जो माइनॉरिटी और मेजोरिटी दोनों की बात होती है, डॉक्यूमेंट्री राइट्स भी होते हैं और लीगल राइट्स भी होते हैं। तो अगर इतने राइट्स एक मेंबर्स को दिए जाते हैं कंपनी के अंदर, इतने अधिकार उन्हें हैं इन चीज़ों के, तो जहाँ पे अधिकारों की बात करते हैं वहाँ पे लाइबिलिटी भी आती है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट हम क्या करते हैं लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स की लाइबिलिटीज की हम बात करेंगे कि जहाँ पे इतने अधिकार हैं तो वहाँ पे क्या होगा, कुछ चीज़ों के लिए लाइबल भी ठहराए जाएंगे मेंबर्स को कि इतना आपको अधिकार है तो इस चीज़ की ये आपका भी उत्तरदायित्व बनता है कि इस चीज़ को आप कंपनी के लिए भी करो, कंपनी के प्रति आपकी भी कोई उत्तरदायित्व बनता है। तो वो लाइबिलिटी है, यहाँ पे कुछ एक लाइबिलिटी है इसके अंदर, तो वो लाइबिलिटी हम यहाँ पे करते हैं। सबसे पहली है लाइबिलिटी टू पे द प्राइस ऑफ शेयर। जब भी हम कंपनी के शेयर परचेज करते हैं तो नॉर्मल सी बात है कि हमारी लाइबिलिटी बनती है कि हम जितना भी शेयर का प्राइस बनता है उसको पे करें। जो भी कंपनी का सिस्टम है उसको हम जितनी भी उन्होंने कॉल बनाई है उसको टाइम के ऊपर करें। तो क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब शेयर परचेज करते हैं कि ठीक है इतने अमाउंट का शेयर है और इस हिसाब से उसको क्या है परचेज किया है तो उसकी अमाउंट हमको देनी होती है। तो हर एक पर्सन इसके अंदर तब भी एग्री होता है जब मतलब वो चीज़ों को पे करने के लिए एग्री होता है कि ठीक है मैं परचेज करता हूँ और मैं इसकी जितनी अमाउंट बनेगी वो अमाउंट में पे करूँगा। तो उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी फ्रॉड होता है या कोई मिस इन्फॉर्मेशन करते हैं तो वहाँ पे क्या है वो कॉन्ट्रैक्ट है वो
टर्मिनेट भी हो सकता है, खत्म भी हो सकता है, स्पेसिफिक टाइम भी होता है। अगर लगता है कि नहीं मेंबर है वो कॉल नहीं दे रहे हैं तो फिर कंपनी फोरफिट ही करेगी ना शेयर, जितना प्राइस आ गया उसके हिसाब से। तो ये लायबिलिटी बनती है पर्सन की कि वो उसको टाइमली जितना होता है उसको टाइमली और अच्छे से उसको पे आउट करता रहे। सेकंड है लाइबिलिटी इन अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी केस के अंदर क्या लाइबिलिटी है? ईच मेंबर ऑफ द कंपनी हैज द पर्सनल लाइबिलिटी टू द कंपनीज क्रेडिटर। जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनीज होती हैं वहां पे जितने भी मेंबर्स हैं कंपनी के, हर एक मेंबर की पर्सनल लाइबिलिटी है कि कंपनी के जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनको पेमेंट करें, ये भी उनकी लाइबिलिटी बनती है। नेक्स्ट है लाइबिलिटीज इन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी के अंदर द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ गारंटी दैट द मेंबर हैज अंडरटेकन। वहां पे क्या है कि जो अमाउंट ऑफ गारंटी की जो अमाउंट है वो लिमिटेड कर दी जाती है, कितनी चीजों के लिए आप की गारंटी है, ठीक है, आप भी चीज के लिए लाइबल हैं, तो वहां पे उस चीज को वो पर्सन क्या करता है अपने अंडर ले लेता है, तो उसके प्रति वो फिर लाइबल हो जाता है। लाइबिलिटी ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब कंपनी वाइंड अप होती है तब उसकी क्या लाइबिलिटी होती है? जब कंपनी वाइंड अप होती है, ठीक है, एक तो वहां पे जब कंपनी को जैसे हम कहते हैं कि शेयर ट्रांसफर करने का अधिकार है, लेकिन आज मैंने शेयर ट्रांसफर करे और उसके 6 महीने बाद कंपनी वाइंडिंग अप होती है, तो चाहे मैंने ट्रांसफर कर दिए हो शेयर, लेकिन जिस बंदे को मैंने ट्रांसफर किए वो किसी चीज के लाइबल नहीं होगा उस चीज के लिए। फिर क्या जो पुराना पर्सन यानी कि मेरे पास शेयर थे मैंने ट्रांसफर किए तो मैं लाइबल हो जाऊंगी उस चीज के लिए। तो वहां पे विदिन द 1 ईयर होती है, तो वहां पे क्या है जो मतलब पहले वाला जो ट्रांसफरर होता है वो ही लाइबल होगा, और उसके बाद बाकी जो लाइबिलिटी है वाइंडिंग अप के अंदर मेंबर्स की क्या होती है कि कोई भी क्रेडिटर्स को पे करना है तो एज ए कॉन्ट्रीब्यूटरी उनको आगे आना पड़ता है कि ठीक है कॉन्ट्रीब्यूटर की तरह वो आगे आए। जैसे कि कोई क्रेडिटर को पे करना है और कंपनी के पास सफिशिएंट फंड नहीं है कि वो पे कर सके, जितने मेंबर हैं फिर उन सबसे क्या है उसके अकॉर्डिंग अमाउंट्स है वो कॉल की जाती है ताकि क्रेडिटर को पे कर सके। और अगर वो तो वहाँ पे उनकी पूरा का पूरी लाइबिलिटी बनती है कि वो पूरा का पूरा साथ दें कंपनी के, ठीक है, और जितनी भी अनपेड अमाउंट है उसको उसके हिसाब से क्या है उसको पे करें। लाइबिलिटी एज ए मेंबर, व्हेन पर्सन हैज नॉट एग्रीड एंड डज नॉट want to become a member of a company। और उस अगर एक पर्सन है वो नहीं चाहता और ना ही वो एग्री है कंपनी का मेंबर बनने के लिए, बट उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में एज ए मेंबर डाल दिया गया है, बट उसने उसके प्रति कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं क्रिएट किया, ठीक है, जैसे कि आपको अगर इसका कंपनी का मेंबर नहीं बनना था, ठीक है, और ना ही आप एग्री थे, बट क्या हुआ कि आपको पता चला कि आपका नाम है वो कंपनी के रजिस्टर में है, ठीक है, एज ए मेंबर है वो रजिस्टर्ड है, और उसके प्रति आपने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, आपने कुछ भी नहीं किया उसके प्रति, ना ही उनको कोई क्वेश्चन कहा, ना ही उनको ये कहा कि नाम हटा दिया जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपकी एज ए मेंबर लाइबिलिटी सारी की सारी बनेंगे। फिर आप डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं मैं मेंबर नहीं हूँ तो मैं ऐसा क्यों करूँ, मैं वैसा क्यों करूँ, क्योंकि आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आपने साइलेंटली उनको परमिशन दे दी है कि आप ऐसा कर सकते हैं, या मेरा नाम डला तो कहीं ना कहीं मैं एग्री हूं, तो फिर आपकी एज ए मेंबर है वो लाइबिलिटी बन जाती है। अदरवाइज अगर किसी ने कोई शेयर परचेज करे हैं फिक्सेशन के नाम से, तो अगर कंपनी को नहीं पता था और कंपनी ने दे दिया तो वहाँ पे पर्सन की लाइबिलिटी है, जिस पर्सन ने शेयर है जिस पर्सन के नाम से लिए हैं तो वो फिर हर तरीके से वो पर्सन है वो लाइबल ठहराया जाएगा। तो ये था अपना चैप्टर मेंबरशिप इन ए कंपनी, इसी के साथ कंप्लीट होता है। इसके जो मोटी मोटी चीज़ें सारी मैंने करवा दी, छोटा मोटा बेसिक और दे रखा है कि रजिस्टर्स हैं वो कहाँ रखे होते हैं, प्लेसिंग है, एक बार इनको रीड आउट कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना। तो ये था अपना मेंबरशिप इन ए कंपनी, कंपनी ला के अंदर चैप्टर, कंपनी ला के जितने हो उसके एज सुन एज पॉसिबल, और इसके साथ भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट बुक भी हम स्टार्ट करें ताकि आपकी और हेल्प हो सके। इस लॉकडाउन के दौरान आप बाहर जा नहीं सकते तो आपका सिलेबस है वो घर बैठे ही कवर हो जाए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।